या मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप मुझे बता देना कि मेरी स्क्रीन शेयरिंग हो रही है नहीं हो रही। ओके मेरी स्क्रीन शेयर विजिबल हो रही है आप लोगों को? यस। सो देखो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, हमने बार्टर सिस्टम तक सबको क्लियर है दोनों को, अमीशा एंड नवनीत आप दोनों को बार्टर सिस्टम क्या होता है, उसकी डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस? हाँ मैम क्लियर है। ओके सो अब हम पढ़ेंगे मनी एंड बैंकिंग के अंदर मनी क्या होता है और इसके फंक्शंस क्या होते हैं। सो देखो मनी का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है, जो चीज़ हम स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट की तरह और मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह, मेजर ऑफ वैल्यू की तरह क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। देखो मनी इज दैट थिंग जिससे हम क्या कर सकते हैं, सिंपल अगर लैंग्वेज में हम समझें तो मनी वो चीज़ होती है जिससे हम कुछ सामान खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, दैट सिंपल। ओके अगर हम एक नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में समझें तो मनी इज दैट थिंग विच हेल्प इन परचेजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हम डेफिनेशंस पे जाएं तो सबसे पहले मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है स्टूडेंट्स की हमें परचेज करने में हेल्प करती है मनी। मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है? मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब होता है कि मनी की क्या होती है, एक वैल्यू होती है। वैल्यू मीन्स अगर आप आज मार्केट में कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने जाते हैं तो आपको क्या, आपको गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस कोटेड होती है। आप रेड लेबल खरीदने जाते हैं तो उसकी 25 रुपीज 30 रुपीज प्राइस होती है। दैट इज द मेजर ऑफ वैल्यू। मनी की हेल्प से हम किसी भी गुड्स की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। थर्ड इज द स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब होता है कि मनी को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। स्टोर इन द सेंस ऑफ कि हम आज के ट्रांजेक्शन्स कल पे टाल सकते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। एंड एज ए मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है कि फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। यहाँ तक तुम दोनों को किसी भी पॉइंट में मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, मेजर ऑफ वैल्यू क्या होता है, स्टोर ऑफ वैल्यू क्या होता है, ये पांचों टर्म्स में कोई डाउट टिल हियर? एनी डाउट टू एनीवन? हाँ जी सॉरी, क्या बोला आपने? या मैं वापस बता देती हूँ। देखो मनी का मतलब क्या होता है, देखो सिंपल लैंग्वेज में मनी का, पैसे का मतलब होता है जब हमें पैसा किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में हेल्प करता है, वो क्या माना जाता है, पैसा। अगर हम डेफिनेशन को समझे तो मनी क्या है? मनी एक ऐसी चीज है जिसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज मानते हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में हेल्प कर रही है। सेकंड, मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब होता है जिसकी कोई वैल्यू हो। जैसे आप रेड लेबल खरीदने जा रहे हैं तो रेड लेबल की प्राइस होगी ना, मतलब वो मनी की वैल्यू है। स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी को हम स्टोर कर सकते हैं। आज हम पैसा कमाते हैं तो हमारी सेविंग्स भी तो करते ही है ना, तो क्यों करते हैं, ताकि हम उसको एक तरह से पैसे को सेव कर सकें। एंड नेक्स्ट इज द स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट में हमें हेल्प करती है मनी। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है, हम क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस का मतलब स्टूडेंट्स कि आज हम सामान खरीदने जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं बेसिकली, कि सामान आज खरीदा और परसों या हम लाइक 2 to 4 डेज के बाद चेक के थ्रू पेमेंट कर दें, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अब तुम्हें क्लियर है नवनीत डेफिनेशन के सारे पॉइंट्स? ओके अमीशा, यू टू ऑल्सो? ओके अब हम पढ़ेंगे प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द मनी। मनी के दो फंक्शंस होते हैं, फर्स्ट इज द प्राइमरी, सेकंड इज द सेकेंडरी। अब हम प्राइमरी के अंडर पढ़ते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, देखो मैंने तुम्हें जब डेफिनेशन पढ़ाई थी तभी भी मतलब समझाया, अभी समझा देती हूँ वापस, कि हमें मनी क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रांजेक्शन्स करने में हेल्प करता है। मनी की हेल्प से, मनी की मदद से हम कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकते हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज पॉइंट क्लियर है? इज इट क्लियर टू यू?
ओके, सेकेंड इज द मेजर ऑफ वैल्यू। देखो स्टूडेंट्स, मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब होता है मनी की हेल्प से हम गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। वैल्यू का मतलब क्या है यहाँ पर? प्राइस। जैसे मैंने तुम्हें रेड लेबल का एग्जांपल दिया था कि आज रेड लेबल का एक छोटा पैकेट अगर हमें 25 रुपीज में मिल रहा है, वो क्या है? मनी की एक वैल्यू है। अगर पैसे की वैल्यू ही नहीं होती तो हम कैसे मनी पे कर पाते? यही तो बार्टर सिस्टम की डिसएडवांटेज थी कि इसकी वैल्यू नहीं होती थी, इसलिए हम इसको मेजर नहीं कर पाते थे। अब मनी की क्या है? वो फंक्शंस हैं, और मेजर ऑफ वैल्यू के हेल्प से हम गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को नाप भी सकते हैं और एक्सचेंज कर सकते हैं इजीली। सो द टू प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द मनी आर, फर्स्ट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सेकंड इज द मेजर ऑफ वैल्यू। क्लियर है यहाँ तक तुम दोनों को? कोई डाउट यहाँ तक? चलो अब आ जाओ, नेक्स्ट इज द सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है? देखो प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन की पहले ये समझो कि हमने इन दोनों पॉइंट्स को प्राइमरी में क्यों डाला। प्राइमरी में फिर डाला क्योंकि ये मेन फंक्शन है, इसके बिना मनी अधूरी है। सेकेंडरी फंक्शन मतलब प्राइमरी तो है लेकिन इसके अलावा एनिसिलरी अदर और ऐड हो जाते हैं। तो सेकेंडरी फंक्शन में आता है, फर्स्ट पॉइंट है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है? देखो डेफर्ड पेमेंट वो पेमेंट होती है जो नियर फ्यूचर में करी जाती है। नियर फ्यूचर मीन्स जब हम ट्रांजैक्शंस तो आज कर रहे हैं, करंट में कर रहे हैं, लेकिन पेमेंट बाद में दे रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन से तुम दोनों में से कोई मुझे बता सकता है क्या मतलब होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन का? ठीक है, दैट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो उसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। जब हम क्या कर सकते हैं, हमारी पेमेंट्स को फ्यूचर में टाल सकते हैं, लेकिन हमेशा बार्टर सिस्टम में नहीं कर पाते थे क्योंकि बार्टर सिस्टम में गुड्स की वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती थी। ठीक है, तो मनी क्या करता है? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एक्ट करता है। बहुत सारे इसके रीजंस हैं। पहला रीजन ये है कि मनी की वैल्यू क्या होती है, या तो ज्यादा होती है या फिर लेस कांस्टेंट होती है। देखो इसने क्या बताया, इन्होंने ये बोला है कि मनी की वैल्यू गुड्स के कंपैरिजन में ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती जितनी गुड्स की वैल्यू फ्लक्चुएट होती है। बी पॉइंट है, मनी की क्या है? जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है। जनरल एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब लोगों ने पैसा को क्या एक्सेप्ट कर लिया है? एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट की वो क्या करेंगे? फ्यूचर ट्रांजैक्शन में इस पैसे को काम में ले सकते हैं। थर्ड रीजन है कि मनी क्या है? मोर ड्यूरेबल है कंपेयर टू अदर कमोडिटी। ड्यूरेबल का मतलब जिसको हम स्टोर करके रख सकते हैं, जो जल्दी खत्म नहीं हो सकता। आज तुम नोट लेके आते हो, तुम्हारे पास 10 रुपए का नोट है, तो जब तक तुम उसे फाड़ोगे नहीं वो तो फटेगा नहीं, लेकिन तुम स्टोर तो कर सकते हो ना। तो देयर आर द थ्री रीजंस दैट मनी इज एक्सेप्टेड एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। First is the value of money remain more or less constant compared to other commodities. Money has the merit of general acceptability. Money is more durable compared to other commodity. यहाँ तक clear है point standard of deferred payment? तुम लोगों को मेरी पिच फास्ट तो नहीं जा रही है? मुझे प्लीज एक बार बता देना। स्टूडेंट्स बी कंफर्टेबल विद मी। अगर तुम्हें किसी भी पॉइंट में कोई डाउट आ रहा है कि मैम हमें ये नहीं समझ आ रहा है और आपकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट हो रही है, सो प्लीज मुझे पिंच करो, क्योंकि मेरे को नहीं पता लग पा रहा है ना कि आप लोगों को कितना समझ आ रहा है। सो आप लोग ही हमें बताओगे कि आप कितना अंडरस्टैंड कर पा रहे हो और आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। ओके चलो, सेकेंड इज द स्टोर ऑफ वैल्यू। अब देखो सेकेंड जो हम सेकेंडरी फंक्शन पढ़ेंगे वो क्या है? स्टोर ऑफ वैल्यू है। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब होता है स्टूडेंट्स की मनी को हम बचा के रख सकते हैं, हम सेविंग्स करते हैं। हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं? आपके ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, आगे के स्टडीज के लिए पैसा बचा के रखते हैं, तो वो क्या है? मनी की स्टोर ऑफ वैल्यू है, और उसकी वैल्यू लूज नहीं होती है। अगर आज तुम्हारे पास 10,000 रुपीज है तो 10 साल के बाद उस 10,000 की वैल्यू 4 रुपए तो नहीं हो जाएगी, 10,000 ही रहेगी ना। तो ये प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम में हुआ करती थी, इसलिए यहाँ पर क्या एक फायदा मिला है मनी से कि मनी की स्टोर ऑफ वैल्यू होती है। क्या रीजंस हैं? सबसे पहले तो इजी और इकोनॉमिकल। देखो मनी को स्टोर करना बहुत इजी है। आज हमारे पास अगर 10,000 रुपीज है तो तुम्हें घर पे डर लगता है कि यार घर पे थीफिंग के चांसेस हो सकते हैं, चोरी हो सकती है, तो तुम कहाँ अप्रोच करते हो? बैंक के पास जाते हो, लॉकर सिस्टम में रख देते हो पैसा अपना। तो ये इसको क्या बोला है? इजी एंड इकोनॉमिकल टू स्टोर। मनी के पास एक
मेरिट है जनरल एक्सेप्टेबिलिटी की, मनी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट का मतलब होता है चेंज नहीं होती है। जैसे गुड्स की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाती है। आज तुमने अपने घर के लिए एक टीवी खरीदा, तो वो क्या टीवी 10 साल बाद सेम चलेगा? उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाएगी, मतलब उसके बटन्स बहुत स्लो चलने लग जाएंगे। बट ऐसा मनी में नहीं होता। तो सबको समझ आया स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू? क्लियर है? स्टोर ऑफ वैल्यू वाला वापस बताना है। ओके देखो मीशा, स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब होता है कि हम मनी को सेव करके रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन हम गुड्स में नहीं कर पा रहे थे। मैंने आपको गुड्स में एक एग्जांपल दिया था, पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो जल्दी खत्म हो जाते हैं। आज तुम एप्पल खरीद के लेके आती हो, तो तुम एप्पल परचेज करोगे, तुम उसे कितने दिन स्टोर कर सकती हो? 10 दिन। 10 दिन भी कोई नहीं कर पाता है, 4 दिन। लेकिन 10वें दिन तक तो वो सड़ जाएंगे, वो खाने लायक नहीं होंगे ना। बट मनी में ऐसा नहीं होता, मनी की वैल्यू कम नहीं होती है। मनी को हम स्टोर करके रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ईजी होता है स्टोर करना, एक्सेप्टेबिलिटी होती है और कांस्टेंट रहती है उसकी वैल्यू। आया आप समझ? ओके तो ये दोनों फंक्शंस ने क्या किया, अब देखो। आप जब एग्जाम में आपको ये फंक्शंस आते हैं ना, स्टूडेंट्स कभी भी जब तुम आंसर लिखते हो ना, तो क्या होता है, जब एक एग्जामिनर चेक करता है आपके एक्सप्लेनेशन को, सो ऑलवेज मेन पॉइंट्स लिख के आने होते हैं आपको। आप अगर जो चीज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के अंदर पूरी रामायण लिख के आ जाओगे, लेकिन आपने मेन पॉइंट ही नहीं लिखा है, सो एग्जामिनर आपके मार्क्स काटेगा। सो हमेशा जब आप एक्सप्लेनेशन को अगर लिखना चाहते हो अच्छे से, तो मेन पॉइंट्स को समझो और आप इससे रिवीजन नोट्स की हेल्प ले सकते हैं। ओके अब देखो इसके अंदर क्या है, मनी हैज ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। मनी ने क्या किया है, बार्टर सिस्टम की ड्रॉबैक्स को ओवरकम किया है। कैसे? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, इन सब ने क्या किया है, बार्टर सिस्टम में जो हमने डिसएडवांटेजेस पढ़ी थी कि इसमें स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं होती है, हम इसको मेजर नहीं कर सकते, हम इसको क्या कहते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं कर सकते, मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। आपको समझ आया ये पॉइंट? हेलो, एम आई ऑडिबल? ओके ये पॉइंट समझ में आया कि पॉइंट यहाँ क्यों लिखा गया है। ये फंक्शंस को एक तरह से क्या माना गया है, बार्टर सिस्टम की ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने का भी एक तरह से वे माना गया है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आ सकता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ मनी एंड एज वेल एज आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ मनी हैज ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। तो आंसर दोनों केस में सेम होगा। ओके यस यस नवनीत। अच्छा आप लोगों के स्कूल, तभी मैंने आपसे बोला ना कि मेरे को एक वीडियो कॉल अरेंज करनी है, यही चीज जानने के लिए करनी थी मुझे वीडियो कॉल। अच्छा आप मुझे बता दीजिए, क्लास में बता दीजिए एक बार। आपके बोर्ड के पेपर एमसीक्यूज रहेंगे इस बार? ओके ओके हाफ ईयरली का, ठीक है, मैं आपको उस हिसाब से प्रिपेयर करवाऊंगी। ठीक है, मैं आपको एमसीक्यूज के हिसाब से ही प्रिपेयर करवाऊंगी चीजें। लेकिन आपको देखो एमसीक्यूज में भी पता है क्या होता है स्टूडेंट्स, हमें ना बहुत डीपली पढ़ना पड़ता है। सबसे फायदा जो थ्योरी का होता है ना लिखने का, वो ये होता है कि आपको इतना डीपली नहीं पढ़ना पड़ता है चीजें। एमसीक्यूज में आपको बहुत डीपली पढ़ना पड़ता है क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है, इसलिए। ओके ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूं फिर। चलो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर था स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। 4 पॉइंट्स थे, हमने वहां 3 बता दिए गए, एक नेक्स्ट पेज में 4 था। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। मनी सप्लाई क्या होता है? देखो बच्चों, मनी सप्लाई का मतलब होता है, मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी। देखो मनी सप्लाई का मतलब होता है कि हमारे इंडिया के अंदर कितने लोगों के पास मनी है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम उससे बोलते हैं मनी सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल आज हम मानते हैं कि जसप्रीत, नवनीत एंड अमीशा, हम पूरे कंट्री में 3 ही जने रहते हैं और इस 3 लोगों के पास, मेरे पास 1 लाख रुपीज मनी है, आपके पास 2 लाख है एंड अमीशा के पास 3 लाख है। सो टोटल मनी हो गई हमारे पास 113
5 लाख। तो 5 लाख क्या है? मनी सप्लाई है। मनी सप्लाई उसे कहते हैं कि पब्लिक के पास टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी कितनी है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसको हम बोलते हैं मनी सप्लाई। अब देखो मनी सप्लाई की मेजरमेंट के 4 तरीके होते हैं, M1, M2, M3, M4। M1 का मतलब क्या होता है? M1 का मतलब होता है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई। देखो करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक का मतलब होता है कि मेरे पास कितनी करेंसी है, हमारे इंडिया के अंदर जितने लोग रह रहे हैं उसमें जुड़ जाएगी करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक प्लस डीडी। देखो डीडी का मतलब होता है चेक्स। अगर तुमने मान लो आज कोई ट्रांजेक्शन्स किए होंगे लेकिन तुमने उस ट्रांजेक्शन को चेक्स में डाल दिया कि मैं फ्यूचर में पेमेंट करूंगा, उसे हम बोलते हैं डीडी। अदर डिपॉजिट्स, कभी कभी आरबीआई के पास भी क्या होता है, कमर्शियल बैंक अपना पैसा रखता है, तो उसको बोलते हैं हम अदर डिपॉजिट्स। तो इन तीनों का टोटल बनके क्या बनता है? M1। ये पॉइंट समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th क्लास में इस चैप्टर में। कोई डाउट यहाँ तक? अमीशा आपको कोई डाउट, कोई भी डाउट कि डीडी क्या होता है, अदर डिपॉजिट्स क्या होता है, ये सब? ओके। M2 कैसे निकालते? हाँ जी बोलिए। डीडी, देखो डीडी का मतलब होता है चेक्स। हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आज तुम किराने पे गए, तुमने 10,000 का कोई सामान खरीदा, तो तुमने क्या कर दिया, अपना डीडी बनवाया और तुमने तुमने जिससे परचेज किया ना सामान, उसको डीडी इशू कर दिया, चेक इशू कर दिया, उसको हम बोलते हैं डीडी। जिसको हम बोलते हैं एक तरह से ऐसी करेंसी जो कैश के फॉर्म में नहीं है लेकिन हम उसको फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। आया समझ? ओके। M2 कैसे निकालते हैं? अब देखो M2 कैसे निकालेंगे, हमने M1 निकाला था ऊपर, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। देखो सेविंग डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, एक पोस्ट ऑफिस होता है, पोस्ट ऑफिस में लोग अपना एक सेविंग बैंक अकाउंट भी खुलाते हैं, तो उस सेविंग बैंक अकाउंट में कितना पैसा है यहाँ पर आ जाएगा, टोटल इसमें जुड़ जाएगा। तो हमने जो M1 निकाला प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। आया समझ? क्लियर है? ओके। नेक्स्ट इज द वेट। ओके, नेक्स्ट इज द M3। M3 क्या होता है? M3 होता है हमारा M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद द बैंक। देखो कभी कभी क्या होता है, हम हमारी बैंक के पास FD कराते हैं, टाइम डिपॉजिट्स कराते हैं। FD का मतलब समझते हो तुम दोनों में से कोई? FD क्या होता है? एनीवन नो अबाउट FD? किसी को नहीं पता? हाँ, फिक्स डिपॉजिट होता क्या है? अमीशा बताना, आपने ही सही बोला है। FD क्या होता है? नहीं पता? ओके देखो आपने फुल फॉर्म तो सही बोली है, फिक्स डिपॉजिट। देखो बच्चों फिक्स डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होता है। आज मेरे पास 25,000 रुपए इकट्ठे हो गए, तो मैं क्या करती हूँ, बैंक के पास जाती हूँ, उसकी FD बनवा लेती हूँ। अब क्या होता है, FD बनती है 5 साल, 10 साल, 15 साल, ऐसे ऐसे अलग अलग ईयर्स की होती है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 साल के लिए FD बनवाई, तो मैं FD बनवा लूंगी, तो मैं 5 साल के बाद उसको निकाल सकती हूँ। तो वो पैसा क्या हो जाएगा, उसमें इंटरेस्ट जुड़ता जाएगा, तो 25 के जुड़ते जुड़ते इंटरेस्ट बढ़ जाते हैं वो पैसे। और हम 5 साल के बाद उसे कोई भी अनसर्टिनिटी आ जाए या कभी हमें पैसे की जरूरत हो तो हम उसको निकाल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं हम FD, फिक्स टाइम डिपॉजिट। आया समझ? तो M3 कैसे निकालते हैं, M1 प्लस एंड नेट टाइम डिपॉजिट विद द बैंक, टोटल निकलता है M3। M4 कैसे निकालते हैं, M4 क्या होता है हमारा, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। देखो M3 प्लस टोटल डिपॉजिट जो हमने सेविंग बैंक में रखे हैं पोस्ट ऑफिस में, एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अब तुम्हें टर्म समझ में नहीं आ रही है NSC क्या होता है। देखो ये NSC जो टर्म्स होती है ना, ये पोस्ट ऑफिस के अंदर आती हैं, हम इस पोस्ट ऑफिस के फॉर्म में अपना पैसा सेव करते हैं। तो यहाँ पर NSC नहीं आता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट नहीं आता है, बाकी सारी चीजें आती हैं, और M3 प्लस टोटल डिपॉजिट होता है। कोई डाउट यहाँ तक चारों टर्म्स में?
कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है? चलो नेक्स्ट आता है हमारा हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी क्या होता है? हाई पावर्ड मनी का मतलब होता है वो करेंसी जो पब्लिक नोट्स और कैश रिजर्व ऑफ बैंक से मिलकर बनी होती है। देखो तुम्हारे पास नोट्स और कॉइन्स थे और कैश रिजर्व्स ऑफ बैंक्स। कैश रिजर्व्स वो होते हैं स्टूडेंट्स, कभी कभी कमर्शियल बैंक का मतलब समझो पहले क्या होता है। कमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जो पब्लिक के साथ डीलिंग करते हैं, जो हमारे साथ डीलिंग करते हैं, जिनकी हेल्प से हम लोन भी ले सकते हैं उनसे और हमारा पैसा भी जमा करा सकते हैं। तो उनको क्या करना पड़ता है, कुछ रिजर्व रखने पड़ते हैं अपने पास ताकि फ्यूचर में कोई अनसर्टिनिटी ना आ जाए। तो वो रिजर्व्स हाई पावर्ड मनी में जुड़ते हैं। तो करेंसी विद पब्लिक प्लस कैश रिजर्व्स ऑफ बैंक्स टोटल होता है हाई पावर्ड मनी। क्लियर है यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है सबसे पहले ये समझो। देखो स्टूडेंट्स, कमर्शियल बैंक क्या करता है, हमको लोन देता है। फॉर एग्जांपल नवनीत को अपनी पढ़ाई के लिए 5 लाख का लोन चाहिए, उसे बीटेक करनी है तो उसके कॉलेज के लिए 5 लाख का लोन उसको चाहिए। तो वो किसके पास जाएगा? एक कोई बैंक, मान लो एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वो बैंक के पास जाता है, लोन के लिए अप्लाई करता है, उसका लोन सैंक्शन हो जाता है। अब उसके पास क्या होगा, अब इसका मतलब क्या है, एसबीआई ने नवनीत को 5 लाख का लोन दिया है। तो जब बैंक लोन देती है ना तो वो क्या करती है, उसके थ्रू क्रेडिट क्रिएशन करती है इकोनॉमी के अंदर। और देखो क्या होता है, कभी कभी लोन ज्यादा अगर बैंक हमको लोन देगी ना उससे महंगाई भी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि देखो अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई ज्यादा होगी ना तो हम लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, और हम ज्यादा डिमांड करते हैं तो हमेशा प्राइस बढ़ती है, इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। तुम दोनों में से कॉन्सेप्ट तुम लोगों को पता है डिमांड और प्राइस का? कॉन्सेप्ट पता है किसी को प्राइस एंड डिमांड का? नहीं पता तो हाँ ना में तो जवाब दे दो। ओके देखो मैं तुम्हें बताती हूँ इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, डिफ्लेशन का मतलब होता है मंदी। महंगाई का मतलब जब प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है, जब प्राइसेस बहुत ज्यादा कम हो जाती है। ठीक है, तो देखो जब मनी सप्लाई, ऑलवेज रिमेंबर दीज थिंग, कि जब मनी सप्लाई ज्यादा होगी हमारी इकोनॉमी के अंदर तो हमेशा महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि लोगों के पास ज्यादा पैसा आता है, लोग ज्यादा डिमांड करते हैं और डिमांड से प्राइस बढ़ती है, और प्राइस बढ़ने का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ओके सो देखो स्टूडेंट्स, अब हम एक डायग्राम या फिर एक टेबल के थ्रू समझते हैं कि कमर्शियल बैंक कैसे क्रेडिट क्रिएशन करता है। मींस अगर एक कमर्शियल बैंक के पास 1000 रुपए है बैंक के अंदर, तो 1000 रुपए 5000 रुपए कैसे बन जाते हैं। देखो स्टूडेंट्स तुम लोग टेबल देखो, टेबल में कॉलम्स दे रखे हैं, डिपॉजिट्स, लोन्स एंड कैश रिजर्व्स। स्टूडेंट्स अभी ना मीटिंग शायद लीव हो जाएगी, मैं वापस लिंक शेयर करके तुम्हें दे दूंगी क्योंकि 45 मिनट्स का टाइम ओवर हो गया है लीव का। ठीक है, तो लीव हो जाती है तो मैं तुम्हें वापस लिंक शेयर कर दूंगी। ओके ठीक है, ये टेबल देखो जिसमें आता है डिपॉजिट्स, लोन्स एंड कैश रिजर्व रेशियो। देखो इनिशियल डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, ऐसे डिपॉजिट जो शुरू शुरू में कमर्शियल बैंक के पास थे। मतलब कमर्शियल बैंक के पास 1000 रुपीज उस टाइम पे डिपॉजिट्स थे। अब इस 1000 में से अमीशा ने क्या किया, अमीशा ने बोला कि मुझे लोन चाहिए। तो कमर्शियल बैंक कभी भी 1000 रुपीज का लोन नहीं देता है, वो कुछ रखता है अमाउंट, वो उतना लोन देता है। फॉर एग्जाम्पल कैश रिजर्व रेशियो था 20%, तो 1000 का 20% हुआ 200। 200 कहाँ गया हमारे CRR में, और बाकी जो बचे अमाउंट थे वो 800 लोन दे दिया गया अमीशा को। ये तुम्हें पॉइंट, ये तुम्हें जो स्टेप है क्लियर है? अब देखो उसके बाद क्या होगा, 800 रुपीज जो तुम्हें लोन दिए हैं वो कमर्शियल बैंक के पास वापस डिपॉजिट बन के आते हैं। ठीक है, उसके बाद 800 का 20% लगाया 160 माइनस किया 640 लोन किसको दे दिया, नवनीत को दे दिया। ये पॉइंट क्लियर है?
ठीक है, अब देखो ये प्रोसेस चलती जाती है कब तक, जब हमारे डिपॉजिट्स 5000 हो जाते हैं। देखो 640 आया, 640 को वापस डिपॉजिट साइड लिखा, 20% लगाया, 512 हमारा लोन हुआ, 128 हमारा कैश रिजर्व हुआ। अब वैसे ही सेम हम प्रोसेस करेंगे, 512 का 20% लगा करके माइनस करके लोन में लिख देंगे, ऐसे ऐसे प्रोसेस चलती जाएगी और ये 1000 रुपीज का लोन 5000 में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन। इसको हम बोलते हैं मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन, कि कैसे कमर्शियल बैंक 1000 रुपए के लोन को 5000 में कन्वर्ट कर रहा है और इन्फ्लेशन बढ़ा रहा है हमारी इकोनॉमी के अंदर। तो मैं ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? हैव यू समझ में? क्योंकि ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर कोई भी चीज में डाउट आ रहा है, क्योंकि ये बहुत डाउट क्रिएट करता है स्टूडेंट्स के माइंड में, तो मुझसे पूछ लो अभी कोई डाउट किसी चीज में कि एलआरआर क्या होता है, ये हमने माइनस क्यों किया, ऐसे क्यों किया, कोई डाउट? कोई डाउट है स्टूडेंट्स? ओके चलो नेक्स्ट आता है हमारा। अब देखो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है। देखो मनी मल्टीप्लायर का कहने का मतलब है कि अगर एक कमर्शियल बैंक 1000 रुपए का लोन देगा, मीन्स 1000 रुपए के उसके डिपॉजिट्स होंगे, तो कितने टाइम से वो बढ़ जाएगी। जैसे 1000 5000 में बढ़ गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, मनी मल्टीप्लायर। तो इसका फॉर्मूला है 1/LRR। देखो हमारे इस क्वेश्चन में LRR क्या था, 20%, तो 1/20% कितना हो गया, 0.2। तो मनी मल्टीप्लायर हमारा क्या हो गया है, 5। आया समझ? तो 5 क्या डिनोट करता है, 5 का मतलब होता है 5 टाइम से हमारी कमर्शियल बैंक ने क्रेडिट क्रिएशन किया है। अगर तुम 1000 को 5 से इंटू कर दोगे तो 5000 आ जाएगा। अब देखो वो तरीका क्या था, वो तरीका था तुम्हें पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने का कि 1000 से 5000 कैसे बना। ये तरीका है शॉर्ट फॉर्म कि तुम कैसे निकालोगे। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, तुम्हें जैसे क्वेश्चन में दे दिया 1000 रुपीज इनिशियल डिपॉजिट, 20% LRR। अब तुम्हें बोला कि तुम मनी मल्टीप्लायर निकालो कि कितने टाइम से एक कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन करेगा। तो तुम्हें क्या फॉर्मूला लगाना है, 1/LRR, जो क्या होता है 1/20%, जिसका निकला 5 को 1000 से इंटू कर दोगे तो टोटल क्रेडिट क्रिएशन निकल जाएगा, दैट इज 5000। यहां तक समझ आया? नवनीत तुम्हें क्लियर है? ओके। वाई ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट इज कैप्ड एज कैश रिजर्व। एक क्वेश्चन अराइज किया गया है कि हम कैश रिजर्व का एक फ्रैक्शन ही क्यों रखते हैं। इसका एक रीजन है कि कमर्शियल बैंक कभी भी पूरी मनी नहीं देता है। मैंने तुम्हें शुरू में बताया था, अगर कमर्शियल बैंक के पास 1000 रुपीज हैं तो वो 1000 की 1000 नहीं देगा, वो 200 अपने पास रखेगा, 800 लोन देगा। और क्या होता है, कभी कभी नए डिपॉजिट्स भी बैंक के पास आते रहते हैं, इसलिए हम कैश रिजर्व रखते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक पॉइंट कि क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है? ओके अब हम पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक। अब हमारा आता है ये थोड़ा थ्योरी पार्ट। ये जो हमने पढ़ा ये प्रैक्टिकल पार्ट था, इसके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और एमसीक्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक जो हमने पहले वाला पढ़ा। अब आता है हमारा सेंट्रल बैंक। देखो सेंट्रल बैंक क्या होता है, सेंट्रल बैंक एक ऐसी एपेक्स बॉडी है। एपेक्स बॉडी का मतलब होता है लार्ज बॉडी, एक लार्ज इंस्टीट्यूशन है जो क्या करती है, हमारी कंट्री के बैंकिंग स्ट्रक्चर को और मॉनेटरी स्ट्रक्चर को कंट्रोल करती है, ऑपरेट करती है, रेगुलेट करती है और डायरेक्ट करती है। देखो कंट्रोल का मतलब क्या है, कंट्रोल का मतलब काम देखना। ऑपरेट का मतलब क्या है, उसके अंदर जितने भी बैंक आ रहे हैं वो उनकी क्या कहते हैं वर्किंग को देखना। रेगुलेट का मतलब, रेगुलेट करने का मतलब होता है कि वो बैंक के गाइडलाइंस के हिसाब से काम कर रही है नहीं कर रही है। डायरेक्ट करने का मतलब होता है कि बैंक को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, वो होता है सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक हमारे इंडिया का है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक कहलाता है। और एक नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखो चीज, आरबीआई कभी भी हमारी पब्लिक के साथ डीलिंग नहीं करता। आप आरबीआई से सीधा लोन नहीं ले सकते हैं, आरबीआई से लोन नहीं लिया जाता है, हमेशा कमर्शियल बैंक से लोन लिया जाता है। आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन दे सकता है लेकिन हम आरबीआई से लोन नहीं ले सकते। आया ये कॉन्सेप्ट समझ? आप ऐसे समझो कि आरबीआई इज द फादर एंड कमर्शियल बैंक इज द सन। आरबीआई सारे बैंक का फादर होता है, सब कुछ आरबीआई ऑपरेट करता है हमारे इंडिया के अंदर, सारी बैंकिंग स्ट्रक्चर। यहाँ तक क्लियर है?
ठीक है, अब आ जाओ फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। जिस तरह हमने मनी के फंक्शंस पढ़े उसी तरह सेंट्रल बैंक के भी फंक्शंस होते हैं। सेंट्रल बैंक भी बहुत सारे काम करता है। तो पहला इंपॉर्टेंट एंड फोरमोस्ट जो फंक्शन है वो है करेंसी अथॉरिटी और बैंक ऑफ इशू। इस पॉइंट का मतलब होता है करेंसी को इशू करना। आज हमारे पास जो नोट्स हैं, जो हम नोट्स का यूज करें ना 2000, 1000, इन सब चीजों का, ये सब आरबीआई इशू करता है। आरबीआई क्या है? आरबीआई के पास एक सोल अथॉरिटी होती है करेंसी को इशू करने की। आरबीआई क्या करता है? करेंसी को इशू करता है किसके बराबर? देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है, आज हम जो नोट्स मिल रहे हैं, हम जो करेंसी को एंजॉय कर रहे हैं ना, ये सब बहुत सेंचुरी पहले कुछ गोल्ड के सिक्के, गोल्ड के बुलियंस, फॉरेन सिक्योरिटीज के बदले में इशू की गई थी। तो आरबीआई भी ऐसे ही नहीं इशू करता। आरबीआई के पास भी गोल्ड के कॉइन्स होते हैं, गोल्ड के बुलियंस होते हैं, उसके अगेंस्ट हमें नोट्स इशू करता है। उसके पास इन सबका रिजर्व होता है, एक तरह से उसके पास इन सबकी पूंजी होती है। ठीक है, समझ में आया कि आरबीआई के पास एक अथॉरिटी होता है। ये सोल क्यों बोला है? सोल इसलिए बोला है क्योंकि अकेला राइट आरबीआई के पास है। आया समझ कि अकेला राइट आरबीआई के पास है कि वो नोट्स को इशू करेगा, उसके अलावा कोई नहीं इशू कर सकता। इवन हमारी इंडिया की गवर्नमेंट भी नोट नहीं इशू कर सकती। क्लियर है? सो आरबीआई क्या करता है? नोट्स इशू करता है, इसलिए इसका फंक्शन माना गया है। अब देखो एडवांटेजेस ऑफ नोट इशू। एडवांटेजेस क्या है नोट इशू करने के? नोट सर्कुलेशन में यूनिफॉर्मिटी आती है, सुपरविजन और कंट्रोल। आरबीआई सुपरवाइज कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। थर्ड पॉइंट है क्रेडिट को कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल करने का मतलब होता है मनी सप्लाई, कि इकोनॉमी में कितना पैसा आना चाहिए, कितना पैसा नहीं आना चाहिए। डी पॉइंट है पब्लिक फेथ इंश्योर। पब्लिक का विश्वास रहता है, पब्लिक को ट्रस्ट रहता है कि हाँ ये मनी आरबीआई की तरफ से इशू की गई है। स्टेबलाइजेशन ऑफ इंटरनल स्टेबलाइजेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। हमारी करेंसी की एक इंटरनल और एक्सटर्नल वैल्यू होती है, उसको स्टेबलाइज भी करा जाता है। अब तुम्हें कंफ्यूजन होगा कि इंटरनल एक्सटर्नल वैल्यू का मतलब क्या होता है। देखो एक्सटर्नल वैल्यू का मतलब होता है स्टूडेंट्स, हम इंटरनेशनल ट्रेड भी करते हैं तो हमारी डॉलर की वैल्यू भी होती है। जैसे मान लो $1 60 के बराबर होता है, तो उसको हम हमारी करेंसी की एक्सटर्नल वैल्यू बोलते हैं। इंटरनल वैल्यू का मतलब जो हम हमारी डोमेस्टिक करेंसी में, डोमेस्टिक बाउंड्री में ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें स्टेबलाइजेशन लाने का काम भी आरबीआई का होता है। समझ में आया इतना? क्लियर है ये पॉइंट कि आरबीआई किस तरह से नोट्स इशू करता है? उसके पास गोल्ड बुलियंस, गोल्ड कॉइन्स होते हैं, उसके बेस पे वो नोट्स इशू करता है। सेकेंड इज द बैंकर टू द गवर्नमेंट। आरबीआई मीन सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का सेकेंड फंक्शन होता है बैंकर टू द गवर्नमेंट एक्ट करना। बैंकर टू द गवर्नमेंट का मतलब होता है गवर्नमेंट की हेल्प करना। अगर गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है तो उन्हें लोन देना। ठीक है, गवर्नमेंट के करंट अकाउंट्स, उनकी सुपरविजन देखना। कभी कभी अब फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट रोड, रेलवेज, ब्रिजेस ये सब बनवाती है, तो उसके पास इतना पैसा कहाँ से आता होगा? टैक्सेस तो चलो हम देते ही देते हैं गवर्नमेंट को, लेकिन कभी कभी गवर्नमेंट के पास इतना सफिशिएंट मनी नहीं होता कि वो सारी चीजें टैक्स से करके दे दे, टैक्स से सब चीज बनवा दे, रोड, रेलवेज, ब्रिजेस। तो वो आरबीआई को अप्रोच करती है, आरबीआई से लोन लेती है। तो गवर्नमेंट के पास एक क्या रास्ता बनता है कि वो आरबीआई के पास जाए और लोन के लिए एक तरह से रिक्वेस्ट करे, मतलब लोन के लिए एक तरह से उनसे बोले कि हमें लोन चाहिए। तो आरबीआई गवर्नमेंट की हेल्प करता है, लोन देता है उन्हें, उनको सुपरवाइज करता है, उनको कंट्रोल करता है। पॉइंट क्लियर है बैंकर टू द गवर्नमेंट वाला? ओके, नेक्स्ट इज द बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। देखो इसका मतलब होता है कि हमारा सेंट्रल बैंक क्या करता है? बैंकर्स बैंक का मतलब होता है कमर्शियल बैंक की हेल्प करना और उनको सुपरवाइज करना। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम आरबीआई से डीलिंग नहीं कर सकते हैं, हम किससे डीलिंग करते हैं? कमर्शियल बैंक के साथ। तो आरबीआई कमर्शियल बैंक का बैंकर बनता है। कैसे? एक तो कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। कमर्शियल बैंक क्या करता है? अपने जितने भी रिजर्व्स होते हैं वो आरबीआई के पास रखता है सीआरआर के फॉर्म में। हम इस टर्म के बारे में आगे नोट्स में पढ़ेंगे। बी पॉइंट है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स की कमर्शियल बैंक को अगर कभी भी पैसे की जरूरत पड़ती है
तो लास्ट रास्ता जो कमर्शियल बैंक सोचता है कि अब लास्ट जो रिसोर्ट है, रास्ता क्या है हमारा, आरबीआई। तो कमर्शियल बैंक को अगर कभी भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी तो वो सेंट्रल बैंक को इजीली अप्रोच कर सकता है और वो उन्हें लोन्स एंड एडवांसेस इजीली सैंक्शन कर सकते हैं। सी इज द क्लियरिंग हाउस। सेंट्रल बैंक क्या करता है, कमर्शियल बैंक के रिजर्व्स रखता है, तो वो क्या करता है, कमर्शियल बैंक की जितनी भी क्लियरिंग एक्टिविटीज होती है, चेक क्लियर्स करना, ये सब क्लियर करना, तो वो भी कौन करता है, हमारा सेंट्रल बैंक करता है। तुम्हें 3 फंक्शन में कोई डाउट है, नोट इशू वाला, बैंकर टू द गवर्नमेंट वाला, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर वाला, कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट इज द नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। देखो स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है कि आरबीआई क्या करता है। अब मैंने तुमको आरबीआई बोला था, तो आरबीआई का मतलब क्या है, जो हर चीज कंट्रोल कर रहा है। मतलब वो इकोनॉमी के अंदर कितना पैसा आना चाहिए, पब्लिक के पास कितना पैसा होना चाहिए, पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन के पास कितनी करेंसी होनी चाहिए, ये कौन डिसाइड कर रहा है, आरबीआई। तो आरबीआई क्या करता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। क्यों कंट्रोल करता है, क्यों आरबीआई, कोई तुम में से बता सकता है कि क्यों आरबीआई कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को? उसको क्या ऐसा मतलब रीजन हो गया कि नहीं करे कंट्रोल? कोई तुम में से, अमीशा, नवनीत? देखो एक, हाँ, या एक ही रीजन, ये तो अदर रीजन है। फॉरमोस्ट रीजन ये है, मैंने आपको इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के बारे में समझाया था। महंगाई आती है, मंदी आती है, तो उस महंगाई को और मंदी को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। ठीक है, इट इन्फ्लुएंसेस द मनी सप्लाई थ्रू, कैसे करता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। ये हम आगे पढ़ेंगे अभी। सो अब अभी इतना ध्यान रख लीजिए कि आरबीआई क्या करता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। क्यों करता है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि सेंट्रल बैंक क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का कस्टोडियन है। फॉर एग्जांपल, अगर आज मुझे इंटरनेशनल ट्रेड करना है, आज मेरा, क्योंकि मेरा मान लो एक्सपोर्ट का बिजनेस है, मेरे जितने भी हैंडमेड गुड्स होते हैं, मैं अपना खुद हैंडमेड गुड्स बनाती हूँ, जूट प्रोडक्ट बनाती हूँ और उसको बाहर कंट्री में सेल करती हूँ। तो मेरे को डॉलर चाहिए, क्योंकि मैं डीलिंग तो डॉलर में ही करूंगी, तो मुझे डॉलर कहाँ से मिलेगा, कौन देगा, आरबीआई देगा, क्योंकि आरबीआई के पास क्या है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जितनी भी हमें डॉलर की जरूरत होगी कि डॉलर की वैल्यू क्या चल रही है, वो सब कौन बताएगा, आरबीआई बताएगा। और आरबीआई क्या करता है, हमारी एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी को स्टेबलाइज करता है। एक्सटर्नल वैल्यू मतलब कि $1 कितने का होगा, क्या प्राइस चल रही होगी, ये सब स्टेबलाइज करना। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? 5 पॉइंट्स क्लियर है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक के। नवनीत, तुम्हें क्लियर है? इज इट क्लियर टू यू? ओके, नेक्स्ट इज द क्वांटिटी। अब हम पढ़ेंगे, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम वो इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने जा रहे हैं जिसके थ्रू सेंट्रल बैंक क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्या करता है कंट्रोल, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। तो 2 इंस्ट्रूमेंट्स है, क्वांटिटेटिव एंड नेक्स्ट इज द क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जिसको हम मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जिसको हम मनी के टर्म में मेजर नहीं कर सकते। तो पहला पॉइंट है बैंक रेट पॉलिसी। देखो, बैंक रेट पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जब सेंट्रल बैंक क्या करता है, कमर्शियल बैंक को उधार देता है। वो रेट जिसपे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को क्या दे रहा है, पैसा उधार में दे रहा है। तो देखो क्या होता है, आरबीआई क्या करता है, 2 सिचुएशन होती है आरबीआई के पास, एक होती है इन्फ्लेशन, एक होती है डिफ्लेशन। तो आरबीआई अपनी रेट्स को बढ़ाता घटाता रहता है। वो देखता है कि अगर महंगाई आती है तो इस बैंक रेट को बढ़ा देता है। क्यों बढ़ाता है, रीजन ये है कि अगर बैंक रेट बढ़ेगी ना तो कमर्शियल बैंक के लिए लोन लेना महंगा हो जाएगा, तो वो लोन कम लेगा। अगर कमर्शियल बैंक के पास लोन कम आएंगे तो हमारे पास भी तो लोन कम आएंगे ना, हमारे पास भी पैसा कम आएगा। अगर हमारे पास पैसा कम आया तो हम डिमांड नहीं करेंगे, तो इन्फ्लेशन अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। ये तो मैं, ये जो प्रोसेस है ये समझ में आई कि आरबीआई क्यों इन्फ्लेशन के टाइम पे रेट को बढ़ाता है। क्लियर है पॉइंट?
ओके, नेक्स्ट इज द आरबीआई डिफ्लेशन के टाइम पे क्या करेगा? आरबीआई डिफ्लेशन के टाइम पे हमारी रेट्स को कम करता है। क्यों कम करता है? क्योंकि रेट्स कम करने से कमर्शियल बैंक ज्यादा लोन लेंगे, क्योंकि अब उनको लोन चीप पड़ जाएगा। अब लोन उनको चीपर पड़ेगा तो हम भी लोन उनसे क्या लेंगे? पब्लिक लोन ज्यादा लेगी। पब्लिक लोन ज्यादा लेगी तो डिमांड करेगी, तो प्राइस अपने आप बढ़ जाएगी, तो डिफ्लेशन की सिचुएशन अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। ये पॉइंट क्लियर है बैंक रेट पॉलिसी? ओके, नेक्स्ट इज द नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर क्या आता है? देखो, पहला मेथड था बैंक रेट, सेकंड आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसके अंदर क्या करते हैं आरबीआई? बेसिकली सिक्योरिटीज को क्या करती है? बाय और सेल करती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज को खरीदती बेचती है, किससे? पब्लिक से भी और कमर्शियल बैंक से भी। कभी कभी कमर्शियल बैंक भी अपने शेयर इशू कर देता है, कभी कभी जनरल पब्लिक भी शेयर इशू करती है। तो ये क्या करता है? देखो, इन्फ्लेशन के टाइम पे अपनी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज आरबीआई बेच देता है। अगर सिक्योरिटीज वो बेच देगा तो उसके पास बेसिकली पैसा आ जाएगा और पब्लिक से पैसा कम हो जाएगा, तो पब्लिक डिमांड कम करेगी। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? एंड डिफ्लेशन के टाइम पे आरबीआई क्या करता है? आरबीआई सिक्योरिटीज खरीदता है, तो आरबीआई का पैसा पब्लिक के पास चला जाता है, पब्लिक डिमांड करती है, तो डिफ्लेशन की सिचुएशन अपने आप क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है तुम दोनों को? बैंक रेट पॉलिसी एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन। देखो, ये तुम्हारे लिए नए टॉपिक्स हैं, तो इतना इजीली समझ में नहीं आ पाता है। तुम्हें कहीं भी डाउट हो रहा है तो प्लीज बी फील फ्री टू आस्क एनी डाउट टू एनीवन, क्योंकि कल मैं तुमसे ये सब पूछने वाली हूँ। तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हें ये पीडीएफ शेयर करूं? ओके, तो मैं कल तुम लोगों से जो मैंने आज पढ़ाया है मैं पूछूंगी, तो आज थोड़ा फोकस्ड होके और मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी। तो कल मुझे जवाब चाहिए तुम दोनों की तरफ से। ओके, पार्टिसिपेशन 2 वे ही होगा। हाँ, ऑलवेज रिमेम्बर करना, मैं ही नहीं बोलूंगी, आप लोग भी जवाब देंगे, ठीक है? थर्ड पॉइंट इज द लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो क्या होता है स्टूडेंट्स? लीगल रिजर्व रेशियो के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सीआरआर, एक होता है एसएलआर। सीआरआर का मतलब होता है, सीआरआर वो पैसा होता है जो कमर्शियल बैंक अपना सेंट्रल बैंक के पास रखता है। फॉर एग्जाम्पल, कमर्शियल बैंक के पास 10 लाख के डिपॉजिट है, तो इसका 20% वो कहाँ रख रहा है? आरबीआई के पास, तो वो क्या है? सीआरआर है। अब आरबीआई इन्फ्लेशन के टाइम पे सीआरआर बढ़ा देती है, क्योंकि अगर वो सीआरआर बढ़ाएगी तो पब्लिक के पास पैसा कम होगा, तो वो डिमांड कम करेगी। और डिफ्लेशन के टाइम पे आरबीआई क्या करती है? सीआरआर को कम कर देती है, और कम करने से कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा पैसा होगा तो ज्यादा लोन दे पाएगी, पब्लिक ज्यादा डिमांड कर पाएगी, तो डिफ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट इज द एसएलआर। एसएलआर का मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का मतलब क्या होता है? ये वो मिनिमम परसेंटेज होती है जो कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है। फॉर एग्जांपल, कमर्शियल बैंक के पास 10 लाख का डिपॉजिट है, 10 लाख में से वो क्या करता है? 5 लाख अपने पास रखता है और बाकी 5 लाख का वो लोन डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, तो 5 लाख क्या है? एसएलआर है। समझ में आया? तुम दोनों को इनका डिफरेंस समझ में आया? एक चीज आरबीआई के पास रखी जाती है, तो दूसरी चीज कमर्शियल बैंक खुद के पास रखता है परसेंटेज के फॉर्म में, ठीक है? और इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के पॉइंट में, इन्फ्लेशन में एसएलआर बढ़ा दी जाती है और डिफ्लेशन के पॉइंट में एसएलआर घटा दी जाती है। एनी डाउट टू एनीवन? टिल हियर कोई डाउट? स्टूडेंट्स काइंडली रिप्लाई। ओके, एसएलआर का मतलब क्या होता है? एसएलआर का मतलब वो होता है जो कमर्शियल बैंक अपना डिपॉजिट अपने पास रखता है। फॉर एग्जांपल, 10 लाख के डिपॉजिट्स हैं, 10 लाख में से उसने 3 लाख अपने पास रखे रिजर्व की फॉर्म में, ताकि फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी आ जाए तो वो उसे मीट कर सके। बाकी बचे 7 लाख का वो लोन डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसको बोलते हैं एसएलआर। सीआरआर का मतलब होता है कमर्शियल बैंक अपना टोटल डिपॉजिट में से कुछ परसेंट आरबीआई के पास रखता है। तो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज, सीआरआर में आरबीआई के पास पैसा रखा जाता है
कमर्शियल बैंक का, SLR में कमर्शियल बैंक खुद के पास रखता है। अब क्लियर है तुम दोनों को ये पॉइंट सारे? यस मैम। ठीक है, आज हम यहीं तक ओवर करेंगे। मैं कल आपको क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताऊंगी। क्वांटिटेटिव था जो मनी की टर्म में एक्सप्रेस हो रहा है। सो अब स्टूडेंट्स आप मुझे बताओ कि मैंने आज जो तुम्हें पढ़ाया, यहाँ तुम्हें कोई डाउट